नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो ऋषिकेश, आपकी अपनी आवाज। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कृष्णा रावत डोभाल। और आप हैं मेरे साथ यूथ जंक्शन में, जहां हम करियर की बेटर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे और एक खुले आसमान में आप कितने पंख फैला के उड़ सकते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। आपके सपनों को पंख मिलेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अंशुल और दानिश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऋषिकेश। आपको बता दूं, दानिश एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स हैं और अभी ये हाल में प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं बाल गंगा प्रहरी में। और अंशुल एमपी में असिस्टेंट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऋषिकेश पर। धन्यवाद मैम। हम बात कर रहे हैं बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंट मैनेजमेंट में। आप दोनों से हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं अंशुल आपसे जानना चाहूँगी, अगर बच्चा ऑप्ट करता है एज अ सब्जेक्ट इसको, तो कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज अ करियर के रूप में अगर वो देखता है तो? जैसा मैम आपने बताया कि करियर अपॉर्चुनिटी में अगर हम देखें एनवायरमेंट मैनेजमेंट को, तो सबसे पहले इसका अगर मास्टर्स बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो इससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको मास्टर ऑफ साइंस के तहत एनवायरमेंट मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपके पास साइंस एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें आप 11th-12th में अगर आपका साइंस ऑप्ट है, साइंस वेदर साइंस बायोलॉजी से हो या मैथमेटिक्स से हो, तो ये एक उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। फिर आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या बैचलर ऑफ साइंस बैकग्राउंड से हो, तो इसकी एलिजिबिलिटी पूरी होते हुए आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। और एमएससी एनवायरमेंट मैनेजमेंट में ये फ़ायदा रहता है कि ये साइंस से एक अपग्रेड वर्जन इसे हम कह सकते हैं, जिसमें इसकी एप्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस पे इसमें बात की जा सकती है कि यू नो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड देम एंड हाउ इट इम्प्लीमेंटेड इन आवर डेली लाइफ और मॉडल्स एंड ऑल। तो इस पे हम लोग इसको एज अ करियर ले सकते हैं। और एनवायरनमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है, जिसमें सारे हम बैकग्राउंड्स कवर कर सकते हैं, एयर, वाटर, सॉइल और एटमॉस्फेयर हो गया, जिससे हम सारी स्टडी और स्पेस से लेकर तो ज़मीन तक की सारी स्टडी हम एनवायरनमेंट में कवर कर सकते हैं। और यहाँ तक इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जो बड़ा फैक्टर है, ग्लोबल वार्मिंग बड़ा फैक्टर है, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टडी में ही आ सकते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, अदर फैक्टर जो डायरेक्ट लिंकेज है इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ भी हम इन्वायरमेंट से कवर कर सकते हैं। जी, आपने जैसे बताया ज़मीन से लेके आसमान तक सब चीज़ें इसमें आती हैं, जो हमारी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। वो हमारे को हम जब एज अ सब्जेक्ट उसे चूज़ करते हैं, तो उसमें करियर की भी बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। बातचीत कर रहे हैं हम करियर पे लेकर के, एनवायरनमेंट साइंस और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को लेकर के। दानिश हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैं दानिश से जानना चाहूँगी कि जब हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज़ में किस तरीके से इसे देखते हैं, कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें? जी मैम, अगर आपका जो सवाल हो बेसिकली ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो सबसे बेसिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च के अंदर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हम काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, वाटर से रिलेटेड इशूज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जैसे सर ने मेंशन किया। क्योंकि आने वाले जो हम फ्यूचर की बात करें, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो जो जॉब ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस की फील्ड में आगे और ज़्यादा आने वाली हैं। साथ ही साथ कचरा प्रबंधन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जितने हैं, सब में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो। साथ ही साथ रिसर्च के साथ टीचिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जैसे हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हैं, तो मास्टर के जो कोर्सेज हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, वो मोस्टली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU हो, या फिर हम BHU की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी है, जहाँ से मैंने परस्यू किया है मास्टर, वो अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो देश की जो लगभग 50 के करीब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें मोस्टली में इन्वायरमेंटल साइंस मास्टर्स का कोर्स है। जी,
जैसे आपने हमें बताया कि लगभग जितने हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में ये कोर्स अवेलेबल होता है और बच्चे वहाँ से ये कोर्सेज कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशंस बेसिक होनी चाहिए बच्चे की अगर वो उसे चूज़ करता है? बेसिकली ग्रेजुएशन की बात करते हैं। बीएससी मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन साइंस में किया है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस मास्टर्स के लिए। वैसे ग्रेजुएशन में बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, जैसे मेरा जो है वो बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस में है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एमएससी करने के लिए बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस करना पड़े। आप अगर लाइफ साइंसेज में करते हैं, बायोटेक में है, माइक्रोबायोलॉजी में है या इस तरह के किसी और कोर्स में है, तब भी आप इन्वायरमेंटल साइंस मास्टर्स में कर सकते हैं क्योंकि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जी, जैसे दानिश ने हमें बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और इसमें अलग-अलग चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी लाइफ साइंसेज़ है, अदर ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं इसमें और बातचीत का सिलसिला लगातार दोनों के साथ ऐसे ही जारी रहेगा। अब मैं जानना चाहूँगी अंशुल से, आप असिस्टेंट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं। आप मुझे ये बताइए, जब बच्चे ने मास्टर्स कर लिया, उसके बाद पीएचडी के बारे में सोचता है, आगे हाई क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, तो कहाँ से इसे की जाए और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखता है तो किधर उसको जॉब के लिए जाना चाहिए? वो कौन सी, अब जैसे ज़माना आ चुका है ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई ऐसी साइट्स होंगी और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आगे इन कोर्सेज़ को परस्यू करवाती हैं? जैसा मैम आपने बताया कि पीएचडी अगर करना चाहता है या दूसरे वर्क अगर वो करना चाहता है, सबसे पहले बच्चा अगर ये अपनी मास्टर्स कंप्लीट करता है तो उसका एक डिसर्टेशन का पार्ट होता है ड्यूरिंग मास्टर्स में, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है कि उसे किस फील्ड में जाना है। अगर उसका इंटरेस्ट एयर में है, उसका इंटरेस्ट वाटर में है, उसका इंटरेस्ट सॉइल में है या उसका इंटरेस्ट एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ में है, तो उस हिसाब से वो अपने इंस्टीट्यूट देख सकता है। इंडिया में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी सेंट्रल लैब्स भी है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की लैब्स है, ICAR की लैब है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर बहुत सारी ICMR की लैब है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये करीबन सारी जो है लैब्स होती है अपने अपने सेक्टर्स में वर्क करती हैं और इनमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का जो पार्ट होता है वो ये लोग उनको एज ए रिसर्चर, एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट और इसमें कंसिडर करते हैं। फिर बात करें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, तो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, इनमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। जिसमें वो अगर फार्मा इंडस्ट्री को लेता है तो जिसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एक सिस्टम हर एक फार्मा इंडस्ट्री में होता है, तो उसमें वो एज अ लैब में या फार्मा जो सेक्टर है उसमें काम कर सकता है। अगर वो बात काम करना चाहे सीमेंट इंडस्ट्री में, जो कि बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन का हम इसमें बात कर सकते हैं, तो इसमें बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है, स्टैक्स होती है, इन सब की भी स्टडी होती है कि ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है, कितने पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, PM10, PM2.5। तो इसके अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्री सेक्टर ज्वाइन कर सकता है। फिर देखा जाए अगर उसे प्रॉपर अगर रिसर्च करनी है, PhD परस्यू करनी है, तो वो अपना जो NTA का नेट एग्ज़ाम होती है उसे क्वालिफाई करके जिस भी इंस्टीट्यूट में वो जाना चाहे उसमें वो अप्लाई कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ साझा करी हैं और मैं जानना चाहूँगी दानिश से कि आप बात करते हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, इसमें एज अ करियर ऑप्शंस कितना ज़्यादा है। हम देखते हैं कि प्लास्टिक एक बड़ी समस्या आता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा रही हैं, किसको मैनेज किस तरीके से करना है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ मैम, जैसे आपने प्लास्टिक का बोला तो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक, साथ ही साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो यूज़ है हमारे ज़िंदगी के साथ ऐसा जुड़ा हो चुका है कि हम उसको चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इवन प्लास्टिक बैन भी है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जो फंडेड था SIC, मतलब स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेल IIT कानपुर के द्वारा, जिसमें जो मेरा काम था वो बेसिकली था प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट ढूंढना। मतलब कि जैसे थर्माकोल है, थर्माकोल का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग में हो गया या सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसा प्लेट्स बनाने में या कप्स बनाने में, ग्लासेस बनाने में। तो क्या कोई अल्टरनेट हो सकता है उसका? तो इस तरह की जो रिसर्चेज हैं जहाँ पे हम प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट ढूंढते हैं, तो इसमें भी कैरियर ऑप्शंस हैं और अच्छी खासी फंडिंग है। IIT कानपुर ने मुझे 1,56,000 रुपये दिए थे जस्ट टू डेवलप अ प्रोटोटाइप। उसमें एक लॉन्ग टर्म नहीं, 6 मंथ्स के लिए वो प्रोजेक्ट था पूरा, जिसमें कोई ऐसा अल्टरनेट ढूंढना था। और मैंने जो काम किया था वो बेसिकली मेरा जी, पराली मतलब जो एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का बन जाता है दिल्ली और बिल्कुल, हाँ। जो नॉर्थ इंडिया के पोर्शन से वहाँ पे। तो मैंने जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था वो कुछ इस तरह से था कि पराली से हम किस तरह से थर्माकोल का अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं।
तो 2 समस्याओं का समाधान एक चीज़ से करें कि थर्माकोल को हम रिप्लेस करना है और पराली को यूज़ करना है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं आपके पास। अगर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप पर्यावरण से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या इस तरह की फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आइडियाज़ आप प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ से आपको एक स्टार्टअप के लिए फंड मिल सकता है। जी। अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है, आप कोई प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा हेल्प करती है इस तरह की चीज़ों में। ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें, आप पर्सनली भी अगर ऐसा करते हैं तब भी आपके लिए छोटे मोटे सीड ग्रांट जिसे हम बोलते हैं या फिर रिसर्च, बेसिक रिसर्च की जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी प्रोवाइड कर सकती है। और जितने भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं सब में आजकल इन स्टार्टअप या इनोवेशन सेल, इंक्यूबेशन सेल हर जगह पे इस्टेब्लिश्ड है। तो आप उनको अप्रोच करते हैं तो वो आपको एक स्पेस भी देंगे, अपनी लैब की फैसिलिटीज़ भी देंगे, साथ ही साथ एक छोटा सा सीड मनी जो है उस स्टार्टअप को एक बड़े लेवल पे ले जाने के लिए वो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो भी एक कैरियर ऑप्शन है जी, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम कहते हैं। जी से हम जैसे बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। अच्छा, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, किस तरीके से उसे वेस्ट मैनेजमेंट को एज अ करियर ऑप्शन के तौर पे चूज़ किया जाए। हम सभी जानते हैं कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट को 3-4 कैटेगराइज अलग अलग कर रखा है ना। एक तो डिग्रेडेबल है, एक नॉन डिग्रेडेबल है और एक बायो, जिससे हम कंपोस्ट वगैरह भी करते हैं। तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है? इस तरह की चीज़ों के लिए मैम कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक फार्मर है, एक हाउसवाइफ है, वो भले ही क्वालिफाइड नहीं है लेकिन इन प्रैक्टिसेस को अगर वो अपनी डेली लाइफ के अंदर लाती है तो इससे, जैसे आपने एनवायरनमेंट की बात करी, मैंने एक अभी सर से जब पिछले इंटरव्यू में मतलब बातचीत में इस पर एक लंबी बातचीत हो चुकी है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, कंपोस्टिंग को लेकर के। तो इसके लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें लाते हैं तो एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अगर हम अच्छा क्वालिटी का कंपोस्ट बना के उसे बेचते हैं या कंपोस्ट के थ्रू हम अपनी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसमें भी कैरियर बन सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। अब मैं चाहूँगी कि हम एक म्यूज़िकल ब्रेक लें, क्योंकि बातचीत का सिलसिला लगातार आप दोनों के साथ ऐसे ही जारी रहेगा और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दोनों हमें दे रहे हैं हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए और पर्यावरण से जुड़ी हुई कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें एज अ करियर अगर हम देखते हैं तो। गाना मैं चाहूँगी कि अंशुल कोई ऐसा गाना हो जो हमारे लिसनर्स के लिए डेडिकेट करना चाहें। अभी इतनी वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे तो एक मेरे जहन में गाना आया, आम के आम होंगे और गुठलियों के दाम होंगे, तो वो गाना मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा। तो अंशुल जी की फरमाइश पर ये गाना सुनते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। और गोल अपनी धरती है और गोल इसकी बातें, एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से लौटा दे। खजाने वसुंधरा के हो तभी अपने पास होंगे। धरती के लाल जब धरती के साथ होंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। ये मच्छर और ये मक्खियाँ लौटेंगे बनके तितलियाँ, और झीलों के किनारों पे नाचेंगी मस्त मछलियाँ। रुमाल फेंक नाक लंबी, सांसें लेते जाएंगे। बच्चों के गाल भी टमाटरों से लाल होंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। खतरों की ये घंटियां बज रही है जोरों से, घेर लेना हमको धुआं ये चारों ओर से। सुन के इन घंटियों को जो होशियार हो
अपनी शान। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सब लोगों का पुनः स्वागत है रेडियो ऋषिकेश पर, जिसे आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो है आपकी अपनी आवाज़। और हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं अंशुल से जानना चाहूँगी कि आपने हमें पहले बताया था कि प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि साइंस हमारा, इन्वायरमेंट हमारा हर जगह मौजूद होता है, तो उसके लिए आपकी करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। अच्छा अंशुल, बात करते हैं, माइंड में एक आता है अर्निंग, कितना तक कमा लिया जाएगा या कितनी तक की अर्निंग हो जाएगी कि आप एक लाइवलीहुड अच्छे से चल सके इंसान का, उसके बारे में बताएं। जैसे मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, मेरा इंटरेस्ट था एनवायरनमेंट में, तो मैंने मास्टर्स किया एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में, मास्टर ऑफ साइंस इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। फिर फर्स्टली मतलब मैंने उसे एज अ करियर तो नहीं देखा था, क्योंकि मुझे नेचर की स्टडी और एनवायरनमेंट की स्टडी में उसका इंटरेस्ट था, तो मैंने उसे ऑप्ट किया था। बट फर्दर हम एज टाइम पासेस हम सोचते हैं कि हम अब तो मास्टर्स हो गया, अब तो इसमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। फिर घर से भी सभी बच्चे अगर पढ़ते हैं तो सबका भी प्रेशर रहता है, या उनकी खुद की भी मर्ज़ी होती है कि वो कुछ ना कुछ कमाए या आगे बढ़ें। तो जैसे एनवायरनमेंट तो अभी बूस्ट पे है, सब इसे कर भी रहे हैं, और अभी धीरे धीरे ये नीड भी हो गया है स्टडी इसको लेकर के। तो शुरू में तो हार्डली थोड़ी दिक्कत आती है कि आप कोई भी नई चीज़ अगर करते हैं तो आपको फर्स्ट उसमें स्किल्स लेना होती है, सारी चीज़ें समझना होती है। तो जैसे अगर मैंने पहले करियर स्टार्ट किया था तो पहले अपने आप को आइडेंटिफाई किया था कि कैसे मुझे कौन सा सेक्टर पसंद आया था, तो मैंने वाटर सेक्टर को चूज़ किया। फिर क्या क्या उसमें स्किल्स मुझे सीखना चाहिए, तो साथ साथ मैंने अदर सारे सेक्टर्स देखे कि कई बार बच्चों को पता होता है कि हमें क्या करना है, कई बार बच्चों को पता नहीं भी होता है कि हमें क्या नहीं करना है। तो समटाइम आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको क्या नहीं पता है, आप ये सोच सकते हैं कि ये नहीं करना है, तो एटलीस्ट हम ये चूज़ कर सकते हैं। तो फिर मेरे साथ भी यही सारी दिक्कतें ऐसे सबके साथ भी आती होगी। तो फिर मैंने वाटर सेक्टर को चूज़ किया, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ काम किया, जिसमें मैंने सारी टेक्निक सीखी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक सीखी, ये सारी टेक्निक सीखी। फिर ये स्किल्स आने के बाद फिर मैंने बड़े इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, CSIR नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें मैंने उनका पूरा बड़ा प्रोजेक्ट था जो जल जीवन मिशन के साथ जुड़ा हुआ था, हर घर नल के साथ, जिसमें हम लोग ग्राउंड वाटर पर काम करते थे। जल जीवन मिशन का यही था कि कैसे हर घर में पानी पहुंचाया जाए। तो इनिशियल लेवल पे मैंने वहाँ पे एज अ केमिस्ट वर्क किया था, जिसमें मुझे अराउंड 35,000 वहाँ पे मिलते थे। और फिर आप अगर फर्दर स्टडी उसमें करना चाहें, फर्दर आप और आगे बढ़ना चाहें, तो आपको और भी चीज़ें रिसर्च एरिया में फिर आप जाना चाहेगा। फिर उसके बाद मैंने फिर रिसर्च एरिया में अगर मुझे परस्यू करना था, तो फिर मैंने ओवरऑल माइनिंग सेक्टर को भी अप्रोच किया, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी सेक्टर। तो फिर मैंने BCCL के साथ और CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के उसके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट वहाँ पे काम किया था, जिसमें मैंने माइन वाटर क्वालिटी पे काम किया था ओवरऑल झरिया कोल फील्ड पे, विच इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन द इंडिया। सो आप फर्दर अगर देखा जाए तो इसके बाद जितना आप इसमें स्किल्स जनरेट करते जाते हैं, उतना आपके साथ साथ आप एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज अ साइंटिस्ट साइंटिस्ट जी तक आप अपना परस्यू कर सकते हैं, जिसमें आपका साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज़ होगा और साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी होगा, जिससे आप आगे सीख सकें। जी, जैसे आपने बताया कि आप अपनी चीज़ों में निखार लेते आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके करियर्स में और आपकी सैलरी में भी इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। जी, अब मैं जानना चाहूँगी दानिश से कि आपने नेट क्वालिफाई करा है, तो अगर बच्चा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है, नेट क्वालिफाई करता है, फिर PhD के लिए कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट हैं जिसमें एज अ रिसर्चर वो काम कर सकता है? जी मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले तो नेट क्वालिफाई करना ही एक बिल्कुल। जॉब है,
मतलब बहुत टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि तो फिर नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको रेगुलर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका नेट क्वालिफाई होगा। नेट भी दो तरह का होता है, एक CSIR का नेट, एक UGC नेट। तो जो इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है वो UGC नेट के अंडर में आता है। CSIR में जो आपको क्वालिफाई करना अगर आप चाहते हैं तो लाइफ साइंसेज में वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो नेट करने के बाद अगर आपको JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, एक दो चीज़ें होती है नेट में, एक तो JRF और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर फेलोशिप के लिए जो होता है। तो JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है स्टाइपेंड के रूप में, जो आपकी PhD परस्यू करने के दौरान 5 साल तक मैक्सिमम वो आपको एक अच्छा अमाउंट रहेगा, तो आप सस्टेन कर सकते हैं उस ड्यूरेशन में जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो रिसर्च की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट मास्टर्स में है हर जगह पे, जो मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप PhD करना चाहें तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में साथ साथ में आप जो है IITs को भी अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे IITs में अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन IITs में साथ साथ में IISER जो है, इंडियन IISER बहुत सारे हैं जो देश के अंदर, वहाँ पे भी, और उसके साथ साथ प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी एक ऑप्शन है। तो अगर कोई उस लेवल तक IIT या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या IISER में नहीं पहुंच सकता तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी कर सकता है। साथ में एब्रोड जाने का भी ऑप्शन है, फॉरेन कंट्रीज में भी PhD कर सकता है। जी, जैसे आपने बताया कि अगर वो IITs में ना जा करके अदर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी PhD कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर वो फॉरेन में स्टडी करना चाहें तो उसके भी ऑप्शंस इसके लिए खुले रहते हैं। बातचीत का सिलसिला लगातार आप दोनों के साथ जारी रहेगा। अब मैं जानना चाहूँगी कि दानिश की पसंद का कोई गीत हो जो हमारे लिसनर्स के लिए वो डेडिकेट करना चाहें। मैं चाहूँगा कि आप मेघा बरसोरे सॉन्ग गुरु मूवी से वो प्ले करें, बरसोरे मेघा। तो दानिश जी की पसंद पर बरसोरे मेघा ये हमारे सभी लिसनर्स के लिए डेडिकेट है। सबने पैलों की
वेलकम बैक दोस्तों, आप सब लोगों का पुनः स्वागत है रेडियो ऋषिकेश पर, जिसे आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो है आपकी अपनी आवाज़। और आप हैं हमारे साथ यूथ जंक्शन में। बातचीत का सिलसिला हमारा अंशुल और दानिश के साथ लगातार जारी है। हम बात करें एनवायरनमेंट साइंस और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है एज अ करियर अगर आप उसे चूज़ करते हैं तो। अब मैं जानना चाहूँगी अंशुल, अगर यंगस्टर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से हो तो रेडियो ऋषिकेश के माध्यम से आप देना चाहें तो। मैं यंग स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी फील्ड में जाना चाहिए तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर आप उस हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करें, चूज़ करें और फिर आगे उसमें अपना करियर परस्यू करें। और हाँ, एक चीज़ को ये भी ध्यान में दीजिए कि अगर हमारा इतना सब चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फर्दर चीज़ें बदल रही है, तो केवल हमारा ही डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल पूरी अर्थ का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो ओवरऑल प्रॉपर होना चाहिए कि ओनली ग्रोथ पे ही फोकस नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ टू डिफरेंट टर्म, ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट। और कोई भी चीज़ या कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करें जिसमें हमारा फ़ायदा के साथ साथ अर्थ का भी फ़ायदा हो, इस पे हमें सोच के हमारा करियर देखना चाहिए, जिससे आगे की जनरेशन, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि अभी की नीड को तो फुलफ़िल करता ही है, साथ साथ आगे की जनरेशन को के लिए भी वो काम करता है, विच फुलफ़िल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। तो यही मैं यंग स्टूडेंट्स को अपना मैसेज देना चाहूँगा कि अपना इंटरेस्ट तो देखें, साथ साथ अर्थ का इंटरेस्ट भी देखें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है। अब मैं चाहूँगी कि दानिश रेडियो ऋषिकेश के माध्यम से यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें। सबसे पहले मैम तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यूथ जंक्शन में ऐसे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जो युवाओं को ये बता सकें कि वो अपना कैरियर कैसे चूज़ करें। क्योंकि जब हम लोग इस एज में होते हैं 12th पास आउट करने के बाद, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने ये होता है कि हम किस फील्ड में जाएं। तो इंटरेस्ट तो एक बात है कि हमारा पैशन जहाँ पे, इंटरेस्ट जहाँ पे, उसी फील्ड को चूज़ करना चाहिए। लेकिन कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है या फिर सोसाइटी, उसका भी एक प्रेशर है कि आप इस फील्ड में जाएँ, तो उसके साथ भी डील करना। तो एक सिचुएशन जो आती है वो थोड़ा सा डिप्रेशन और टेंशन वाली हो जाती है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी में जाएँ, उसी फील्ड को चूज़ करें, क्योंकि बाद में आपको काम करने में उसी फील्ड में मज़ा आएगा। और आजकल चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी हैं, तो कोई ऐसा खास नहीं है कि अगर आपने ये किया तो आप यही कर सकते हैं। आप दूसरे सेक्टर्स में भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप रिसर्च करें, PhD में आएँ, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। वो भी एक अच्छा चीज़ है आज के लिए, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो भी एक ऑप्शन रखना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और एक अच्छा मैसेज आपने यूथ को दिया है कि अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें, इंटरेस्ट को जानें। और दूसरी चीज़ है कि कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए, आसपास की चीज़ों को ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि हम अपने करियर के लिए बेहतर ऑप्शंस देख सकें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपना अमूल्य समय रेडियो ऋषिकेश को दिया और हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करी। उम्मीद करती हूं कि हमारे सुनने वाले लिसनर्स के लिए ये जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपकी दोस्त कृष्णा रावत डोभाल, मेरे सहयोगी अंकित रावत और हमारे कार्यक्रम के प्रोड्यूसर राजेश पांडे जी। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट को लेकर के। हम आपके सपनों में उड़ान भरने के लिए फिर से आपके साथ आएंगे और रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो है आपकी अपनी आवाज़। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें फीडबैक के माध्यम से बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रही हूँ 941139